बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुपीरियर आइडियाज की तरफ से इडियम्स के लेक्चर में खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं वाजे करता चलूं कि अमूमन स्टूडेंट्स इडियम्स को क्रैम करने की कोशिश करते हैं और बाद में भूल जाते हैं। अगर इडियम्स को उनकी हिस्ट्री, ओरिजिन और यूजेज के एतबार से याद करेंगे तो हमेशा याद रहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आपने आज का लेक्चर तवज्जो से सुन लिया तो ये वाले इडियम्स आपको कभी भी नहीं भूलेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले देखते हैं कि इडियम होता क्या है। By definition, idiom is an expression, word or phrase that has figurative meaning. यानी idioms के अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं उनका अलामती मतलब लिया जाता है, उनके तमसीली माने लिए जाते हैं। यानी जो लफ्ज कह रहे होते हैं वो मतलब नहीं लिया जाता, उनका लिटरल मीनिंग नहीं लिया जाता, लफ्जों का लुग़वी माना नहीं लिया जाता, बल्कि उनके अंदर जो छुपा हुआ अलामती मतलब होता है, फिगरेटिव मीनिंग होता है, हिडन मीनिंग होता है, वो लिया जाता है। तो इसका मतलब है लफ्ज कुछ और कह रहे होते हैं, मतलब कुछ और लिया जाता है। इसको ना उर्दू में मुहावरे बोलते हैं। इडियम्स को उर्दू में मुहावरे बोलते हैं। मिसाल के तौर पे हम अक्सर एक मुहावरा इस्तेमाल करते हैं कि आसमान से गिरा खजूर में अटका। अब अगर लफ्ज पे तवज्जो दो तो इसका मतलब बनता है कि कोई आसमान से उतर रहा था तो गिरा, रास्ते में खजूर थी और वहां पे अटक गया। ये लफ्जों का लुग़वी माना है, लिटरल मीनिंग है। लेकिन इसका मतलब कुछ और लिया जाता है। इसका मतलब क्या लिया जाता है कि एक मुसीबत से निकला दूसरी में जा फंसा। तो इसका मतलब है कि इडियम्स डोंट मीन एग्जैक्ट व्हाट द वर्ड से। यानी जो लफ्जों का लिटरल मीनिंग होता है वो नहीं लिया जाता, बल्कि उनके अंदर जो हिडन मीनिंग है वो लिया जाता है। लुग़वी माना है कि आसमान से गिरा खजूर में अटका, लेकिन हकीकत में जो मतलब लिया जा रहा है वो ये है कि एक मुसीबत से निकला दूसरी में जा फंसा। यानी एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। यानी एक मुसीबत से निकला तो मैं दूसरी मुसीबत में फंस गया, इसका यह मतलब है। तो ये मुहावरे का और इडियम्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। तो चलते हैं हम अपने पहले इडियम की तरफ। जी स्टूडेंट्स, पहला इडियम है अल्फा एंड ओमेगा। अल्फा एंड ओमेगा का मतलब है बोथ द बिगिनिंग एंड एंड, यानी आगाज भी और अंजाम भी। इस तरह इसका मतलब लिया जाता है द फर्स्ट एंड लास्ट भी। उसके अलावा इसका एक और मतलब भी लिया जाता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी बुनियादी जुज़्व। अब हम देखते हैं कि इसका ओरिजिन क्या है। अल्फा एंड ओमेगा को फर्स्ट एंड लास्ट क्यों कहा जाता है, आगाज और अंजाम क्यों कहा जाता है? बेटा, जिस तरीके से इंग्लिश के लेटर्स हैं ए बी सी डी और जी तक, या उर्दू के अंदर अलिफ बे ते से लेके ये तक, इसी तरीके से जो यूनानी जबान के लेटर्स हैं, ग्रीक लेटर्स हैं, वो ये है। इनमें जो पहला लेटर है वो है अल्फा और आखिरी लेटर है ओमेगा। तो इसका मतलब है पहला भी और आखिरी भी, यानी बिगिनिंग भी और एंड भी। होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा कि अल्फा एंड ओमेगा का असल माना क्या है, यानी इसका ओरिजिन क्या है। क्लियर? चूंकि ग्रीक लेटर में पहला लेटर अल्फा है और आखिरी लेटर ओमेगा है, तो इट मींस बोथ द बिगिनिंग एंड द एंड, यानी द फर्स्ट एंड लास्ट। क्लियर मेरे बेटे? अब हम इसके जुमले बनाते हैं, सेंटेंसेस देखते हैं कि किस तरीके से बनते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं माय लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम यू एंड एंड्स एट यू। मेरी जिंदगी तुझ से शुरू होती है और तुझ ही पे खत्म होती है। सो यू आर माई अल्फा एंड ओमेगा। सो आप ही मेरा आगाज भी हैं और आप ही मेरा अंजाम भी है। जिसे कुरान मजीद में एक लफ्ज है वल अव्वलु वल आखिर। अल्लाह ताला अपने बारे में फरमाते हैं कि वो अव्वल भी हैं और आखिर भी हैं। अब यही अल्फाज बाइबल के अंदर इस तरीके से यूज हुए हैं। गॉड सेज आई एम द अल्फा एंड द ओमेगा, द फर्स्ट एंड द लास्ट, द बिगिनिंग एंड द एंड। यानी अल्लाह ताला अव्वल भी है और आखिर भी है। वही फर्स्ट है, वही लास्ट है, वही बिगिनिंग है, वही एंड है। तो आपको बिगिनिंग और एंड के बारे में ये सेंटेंसेस अच्छे तरीके से याद रहने चाहिए। आप बाइबल का हवाला भी दे सकते हैं या आप ये ऊपर वाला सेंटेंस भी अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। अगर अल्फा एंड ओमेगा का ये मतलब लिया जाए द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी कि बुनियादी जुज़्व, तो फिर आप ये जुमला भी बना सकते हैं कि ऑनेस्टी इज द अल्फा एंड ओमेगा ऑफ ऑल बिजनेसेस।
क्लियर? अब हम अगले इडियम की तरफ चलते हैं। बेल द कैट, इसको उर्दू में कहते हैं बिल्ली के गले में घंटी बांधना, यानी टू इंडेंजर वन सेल्फ फॉर अदर्स, कि खतरे में पड़ जाना दूसरों के लिए, खतरा मोल ले लेना दूसरों के लिए। अब हम देखते हैं कि इसका ओरिजिन क्या है। इसका ओरिजिन बताया जाता है कि कहीं पर ढेर सारे चूहे रहते थे, तो एक बिल्ली की मौजें लगी हुई थी। वो रोज शाम को आती थी, एक चूहे को पकड़ के ले जाती थी, खा जाती थी। अब ये चूहों की मजलिस शूरा बैठी हुई है और ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से इस बिल्ली से छुटकारा हासिल किया जाए। तो किसी सियाने ने मशवरा दिया, किसी सियाने चूहे ने, कि यूं करते हैं कि बिल्ली के गले में घंटी बांध देते हैं। जब भी वो आएगी तो घंटी की आवाज सुनकर हमें पता चल जाएगा कि बिल्ली आ रही है और हम छुप जाएंगे। सबने कहा वाह वाह, क्या शानदार मशवरा है, इस पे अमल होना चाहिए। लेकिन एक बुजुर्ग ने कहा बात तो दुरुस्त है, लेकिन ये घंटी बांधेगा कौन? Who will bell the cat? बिल्ली के गले में ये घंटी कौन बांधेगा? भाई जो भी बांधने जाएगा बिल्ली उसको खा जाएगी। तो इसका मतलब है कौन है जो दूसरों के लिए खतरा मोल ले लेता है, अपने आप को खतरे में डाल देता है। तो यहां से फिर ये इडियम चल निकला, टू इंडेंजर वन सेल्फ फॉर अदर्स, इसका मतलब है। और इसका जुमला ये बन सकता है, हु विल बेल द कैट बाय रिपोर्टिंग अगेंस्ट हिज डिसऑनेस्टी, कि आप किसी की बददियानती के बारे में रिपोर्ट करना चाह रहे हैं तो ये खतरा है, वो आपसे इंतकाम ले सकता है, वो इंतकामी कार्रवाई कर सकता है। तो इसका मतलब है किसी की डिसऑनेस्टी के बारे में रिपोर्ट करना ये खतरा मोल लेने वाली बात है। क्लियर? एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़े की वजह, यानी फसाद की जड़ क्या है, कॉज ऑफ स्ट्राइफ क्या है, या दूसरे लफ्जों में अ स्मॉल मैटर दैट कुड लीड टू अ बिगर डिस्प्यूट, कि एक छोटी सी बात जो बाद में एक बहुत बड़े झगड़े का सबब बनती है, उसको एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड कहा जाता है। जैसा कि देखें, ये अली है, ये अहमद है, और ये जमीन का एक टुकड़ा है जिस पे दोनों का झगड़ा है। एक कहता है ये जमीन मेरी है, दूसरा कहता है ये जमीन मेरी है। तो हम कह सकते हैं दिस पीस ऑफ लैंड इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन अली एंड अहमद, कि जमीन का ये टुकड़ा अली और अहमद के दरमियान फसाद की जड़ है, झगड़े की असल वजह है। ये आपको एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड गोल्डन नजर आ रहा है और इसके ऊपर लिखा हुआ है फॉर द फेयरेस्ट। इसके पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इस एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड के पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। यूनान की पुरानी फर्जी दास्तानों में से एक दास्तान है कि उनके दो खुदाओं की शादी थी, थीटिस और पेलियोस की। तो उन्होंने अपने सारे खुदाओं को इनवाइट किया हुआ था, लेकिन गॉडेस ऑफ इवल, जिसका नाम एरिस था, जो बुराई की देवी थी, उसको इनवाइट नहीं किया। इवल है एरिस, इसको उन्होंने इनवाइट नहीं किया। तो इसने क्या किया, इतने रिएक्ट करने के बारे में सोचना शुरू कर दिया कि मैं अब जाकर कुछ करूंगी। तो इसने एक सेब लिया और वो जाकर शादी में फेंक दिया। ये देखें, फॉर द फेयरेस्ट, आपको नजर आ रहा है, यानी जो सबसे ज्यादा खूबसूरत है ये सेब उससे मिलेगा, ये गोल्डन एप्पल उससे मिलेगा। अब वहां पर तीन देवियां थी, एक का नाम छोटा सा सेब था, छोटी सी बात थी, लेकिन ये खत्म कहां पर हुई, एक बहुत बड़े झगड़े पर, एक बड़ी वार पर। तो वहां से इसे एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड कहना शुरू कर दिया, कि वो एक एप्पल था जो एक बड़ी वार का सबब बना। क्लियर? तो फिर वहां से ये मुहावरा चलना शुरू हो गया, दिस इज एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, यानी जहां भी कोई झगड़े की वजह सामने आती तो कहा जाता दिस इज एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। जैसे कहा जाता है कश्मीर इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। होप्स हो कि आपको एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड अच्छे तरीके से याद रहेगा। नेक्स्ट इडियम देखते हैं बेटे, एप्पल पाई ऑर्डर। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब होता है साफ सुथरा, इंतहाई मुनज्जम, यानी चीजों का बड़ी तरतीब से पड़े होना, यानी एवरीथिंग इन द करेक्ट प्लेस। अब इसके पीछे हिस्ट्री क्या है, ओरिजिन क्या है। एक पुरानी डिश बनती थी, यानी आउटडेटेड हो चुकी है, जिसका नाम था एप्पल पाई। इसके अंदर बेक्ड एप्पल इस्तेमाल होते थे, यानी एप्पल को बेक किया जाता था और फिर इस डिश में, इस रेसिपी के अंदर इस्तेमाल किए जाते थे, और इसके अंदर एप्पल को एक बड़ी तरतीब के साथ रखा जाता था।
एक खूबसूरत अंदाज में रखा जाता था। तो वहां से जहां कहीं भी तरतीब, करेक्ट प्लेस, एक डिफाइंड ऑर्डर का मतलब लिया जाना होता तो कहा जाता एप्पल पाई ऑर्डर। क्लियर? मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि रूम इज ऑलवेज इन एप्पल पाई ऑर्डर, यानी उसके रूम के अंदर चीजें बड़ी तरतीब से पड़ी हुई हैं। तो एप्पल पाई ऑर्डर का ये मतलब है। उसके बाद हम अगला अगला इडियम देखते हैं, एप्पल ऑफ आई। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसको उर्दू में कहते हैं आंख का तारा होना, मोस्ट फेवरेट पर्सन। आंख का तारा यानी बहुत प्यारा होना। वो मेरी आंख का तारा है उसे कह देना, वो मुझे जान से प्यारा है उसे कह देना। ये अल्ताफ का बड़ा प्यारा शेर है। तो आंख का तारा का आपको पता है कि माँ अक्सर कहती हैं ये बेटा मेरी आंख का तारा है। तो आंख का तारा, एप्पल ऑफ आई क्यों कहा जाता है इसे? एप्पल ऑफ आई से यहां मुराद आई का प्यूपल है। आपको पता है आई के अंदर जो प्यूपल होता है वो गोल शेप का होता है। तो इसलिए एप्पल ऑफ आई कहा जाने लगा कि उसकी बड़ी अहमियत है, वो देखने का काम करता है। तो इसलिए जो मोस्ट फेवरेट पर्सन है बाद में एप्पल ऑफ आई उसे कहा जाने लगा। तो इसका जुमला किसे कैसे बनाना है? ये बड़ा आसान सा जुमला है, हिज ओनली सन इज द एप्पल ऑफ हिज आई। उसका इकलौता बेटा उसकी आंख का तारा है, उससे बहुत प्यारा है, उसका फेवरेट है। क्लियर? उसके बाद अगला इडियम देखते हैं, एड इंसल्ट टू इंजरी। उर्दू में इसे बोलते हैं जख्मों पे नमक छिड़कना, यानी टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, कि पहले ही अगर सूरत खराब है उसको मजीद खराब तर कर देना। इसको कहते हैं एड इंसल्ट टू इंजरी। मिसाल के तौर पे एक शख्स गिरा है, गिरने के बाद उसे जख्म लगा है, इंजरी हुई है, वो इंजर्ड हो चुका है। अब एक शख्स आकर उसकी मजीद इंसल्ट करता है, उसका मजाक उड़ाता है, उसकी बेइज्जती करता है। तो इसका मतलब है उस इंजर्ड शख्स की वो इंसल्ट कर रहा है, यानी उसकी इंजरी पे इंसल्ट कर रहा है, इंसल्ट ऐड कर रहा है। तो इट मींस कि वो ऑलरेडी बैड सिचुएशन में है और ये मजीद उसको वर्स कर रहा है। तो इसे कहा जाता है एड इंसल्ट टू इंजरी। तो इसका ओरिजिन क्या है? इसके पीछे भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि एक बूढ़ा शख्स था, वो बाल था, गंजा था, ये आपको नजर आ रहा है। तो उसके सर पर ना एक मक्खी बैठती है और वो उसे काटती है। आपको मक्खी नजर आ रही है? जो ही उसके सर पर मक्खी बैठती है तो ये गुस्से में आकर जोर से थप्पड़ सर पे मारता ताकि मक्खी मर जाए। लेकिन मक्खी बड़ी तेज होती है, वो जब थप्पड़ मारता मक्खी उड़ जाती है और वो उसके सर में बड़ी जबरदस्त चोट लगती है और जख्म हो जाता है। अब सूरत हाल खराब होगी। अब मक्खी क्या करती है? वो कहती है सिर्फ तुम बाइट करने के लिए मैंने तुम्हें बाइट किया और तुम मुझे जान से मारना चाहते थे, तो अब तुमने अपने आप को जख्म दिया, जब इसके बदले में क्या खुद को मार दोगे? यानी वहां से ये जुमला शुरू हो गया कि वो पहले ही बुरी हालत में है और ऊपर से मक्खी उसकी मजीद इंसल्ट कर रही है। तो वहां से ये जुमला शुरू हो गया, एड इंसल्ट टू इंजरी, यानी जख्मों पर नमक छिड़कना, पहले से खराब सूरत हाल को खराब तर करना। तो इसका जुमला कैसे बनाओगे? यू हैव ऑलरेडी मेड अली एंग्री। आपने पहले ही अली को गुस्सा दिलाया हुआ है। बट डू नॉट एड इंसल्ट टू इंजरी बाय कॉलिंग हिम करप्ट, कि करप्ट कहकर मजीद उसके जख्मों पर नमक मत छिड़के। क्लियर मेरे बेटे? इसी से मिलता जुलता एक और इडियम है, एड फ्यूल टू द फायर। वो भी हम आगे देखते हैं। तो इन दोनों का मतलब तकरीबन सेम लिया जाता है। उसके बाद अगला इडियम है जी, अबव बोर्ड। अबव बोर्ड का मतलब होता है बगैर किसी शक के, शक व शुबा से जो बाला तार हो, जो सच्चा हो, खरा हो। तो आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर कुछ कार्ड्स हैं। इन कार्ड्स का क्या मतलब है? ये कार्ड्स मैंने क्यों तस्वीर में लगाए हुए? क्योंकि अबव बोर्ड का जो ओरिजिन है वो इन कार्ड्स से रिलेट करता है। आपने ताश खेलते हुए लोगों को देखा होगा। इसमें लफ्ज पे पहले गौर करो। अबव का मतलब होता है ऊपर, बोर्ड से मुराद यहाँ पे टेबल है, तख्ता है। तो टेबल पर ताश खेलते हुए लोग हाथ को टेबल से ऊपर रखते हैं। अगर कोई टेबल से हाथ को नीचे ले जाता है तो इसका मतलब है वो कोई ट्रिक करने लगा है, वो धोखा देने लगा है। तो जो भी अपने हाथों को, अपने कार्ड्स को अबव द बोर्ड रखता है, मेज के ऊपर रखता है, इट मींस कि वो बिल्कुल
बगैर किसी धोखे के खेल रहा है, वो कोई ट्रिक इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो इसलिए कहते हैं कि उसमें कोई शक नहीं है। तो वहां से फिर ये इडियम बगैर किसी शक के तौर पे इस्तेमाल होना शुरू हो गया कि कोई भी ऐसी चीज जिसमें कोई शक कोई शुबा ना हो उसे अबव बोर्ड कहा जाने लगा। इसके बारे में एक और भी ओरिजिन के बारे में एक स्टोरी है कि पुराने जमाने में ये जो बहरी जहाज है, इनके अंदर बहरी कजाक छुप जाते थे। जो समुद्रों के अंदर चोरियां करते हैं ना, उन्हें बहरी कजाक या पायरेट्स बोलते हैं। वो ये जो तख्ता होता है ना जहाज का, इसके नीचे छुप जाते थे और फिर एकदम से बाहर निकलते थे और लूट मार शुरू कर देते थे। तो उस वक्त कहा जाता था कि ये जो छुपे हुए होते हैं ना नीचे, ये सच्चे और खरे नहीं होते, ऑनेस्ट नहीं होते। जो इस बोर्ड के ऊपर होते हैं ना, अबव बोर्ड, वो बगैर किसी शक के सच्चे खरे ऑनेस्ट होते हैं। लेकिन अबव बोर्ड बहरी जहाज की जहाज से पहले भी इस्तेमाल होता रहा है, तो इसका मतलब है कि इसका ये ओरिजिन इतना ऑथेंटिक नहीं जितना कि ये है। क्लियर? तो इसका जुमला कैसे बनाओगे? ऑल हिज डीलिंग्स आर अबव बोर्ड, यानी उसके जितने भी डीलिंग्स है वो बगैर किसी शक के हैं, वो ऑनेस्टली करता है अपनी सारी डीलिंग्स। क्लियर मेरे बेटे? ये याद रहेगा। उसके बाद अगला आइडियम देखते हैं, एड फ्यूल टू फायर। जैसे कि हमने पहले किया, एड इंसल्ट टू इंजरी, यानी जलती पर तेल छिड़कना, कि पहले ही आग जल रही है, आप तेल छिड़क के उसे मजीद भड़का रहे हैं। वही पहले से वर्स बैड सिचुएशन को मजीद वर्स कर देना। मिसाल के तौर पे एक शख्स पहले गुस्से में है, आप अगर उसे करो यार तू बड़ा झूठा है, तो इसका मतलब है आप जल्दी पे तेल छिड़क रहे हैं। पंजाबी में कहते हैं इसे तीली लगाना, जल्दी पे तेल छिड़कना। सो ही इज ऑलरेडी एंग्री, डोंट ऐड फ्यूल टू फायर बाय कॉलिंग हिम लायर। एक शख्स पहले ही गुस्से में है, आप जाकर उसे मजीद बुरा भला कहना शुरू कर देंगे, तो इसका मतलब है वो पहले से जलती पर आप तेल छिड़क रहे हैं, मजीद सिचुएशन को वर्स कर रहे हैं। ओके मेरे बेटे? उसके बाद अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इसका मतलब होता है नुकसान की शक्ल में फायदा होना, कि कोई ऐसी चीज जो शुरू में नुकसानदेह लग रही हो मगर उसका एंड ब्लेसिंग के तौर पे सामने आए, यानी समथिंग टेरिबल एट फर्स्ट बट लेटर रिजल्ट्स इन समथिंग गुड, यानी गुड आउटकम फ्रॉम एन इवल सिचुएशन, कि जो आपको सिचुएशन नजर आ रही है वो इवल है, लेकिन उसका जो नतीजा निकल रहा है वो आपके लिए ब्लेसिंग है। तो इसको कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इसके पीछे भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कहा जाता है कि पुराने जमाने में एक बुजुर्ग था, दो चीजें इसको बहुत प्यारी थी, एक इसका घोड़ा और दूसरा इसका बेटा। ये इन दोनों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था। हुआ कुछ यूं कि एक मर्तबा रात के वक्त उसका जो अस्तबल होता था जहां पर घोड़े घोड़े रखे जाते थे, इसके नौकर ने उसका दरवाजा बंद करना भूल गया और रात को वो घोड़ा निकल गया, भाग गया। सुबह जब इसने देखा कि घोड़ा भाग गया, जब इसके हमसायों को पता चला तो वो इसके पास अफसोस करने आए कि आपका घोड़ा तो भाग गया है, आपको बड़ा अजीज था। हुआ कुछ यूं कि कुछ दिनों बाद वो घोड़ा जंगल से अपने साथ और भी काफी सारे घोड़ों को साथ मिला के वापस आ गया। तो जब लोगों ने देखा, अच्छा ये जो इसका पहले नुकसान नजर आ रहा था, ये तो इसका बहुत फायदा हो गया है। सो इट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। क्लियर? इसी तरीके से एक मर्तबा इसका बेटा घोड़े को ट्रेन कर रहा था, तो उस ट्रेनिंग के दौरान ये फिसला, गिरा और इसकी टांग टूट गई। तो सारे अफसोस करने आए कि ये वाकई बहुत दुख की बात है, बड़ा नुकसान हुआ है आपका, इतना प्यारा बेटा उसकी टांग टूट गई। फिर कुछ दिनों बाद उनके मुल्क में जंग छिड़ जाती है, तो उनका जो बादशाह है वो हुक्म देता है कि पूरे मुल्क से जितने भी नौजवान हैं उनकी फौज में जबरी भर्ती की जाए, उन सबको फौज में भर्ती किया जाए और मैदान जंग में भेज दिया जाए, वहां जाकर लड़े। तो इसके गांव में भी आते हैं, सारे नौजवानों को ले जाते हैं, मगर इसके बेटे को नहीं ले जाते। क्यों? क्योंकि उसकी टांग टूटी होती है, वो लड़ नहीं सकता। तो फिर सारे आते हैं, ये जो पहले नुकसान वाली सूरत लग रही थी, अब तो ये ब्लेसिंग है, इट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। क्लियर मेरे बेटे? यानी ऐसी सूरत जो पहले ऐसे लग रहा हो जैसे बड़ी नुकसानदेह है, लेकिन उसका जो आउटकम है, उसका जो नतीजा है, वो एक ब्लेसिंग की फॉर्म में नजर आए। दैट इज नोन एज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इसका जुमला कैसे बनाएंगे?
द लॉकडाउन प्रूव टू बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ये जो अभी लॉकडाउन हुआ कोविड की वजह से, आप कह सकते हैं इट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। कैसे? इट गेव मी लॉट्स ऑफ टाइम टू स्पेंड विद माय फैमिली। इस लॉकडाउन के नतीजे में अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारना नसीब हुआ। मैंने बहुत वक्त अपनी फैमिली को दिया। तो बाजार लॉकडाउन यूं लग रहा था जैसे ये एक नुकसान है, लेकिन इससे ब्लेसिंग क्या निकली, वो ये कि मैंने अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा टाइम दिया। इसी तरीके से एक और मिसाल दी जाती है कि एक शख्स एयरपोर्ट पे गया, लेकिन वो जहाज नहीं पकड़ सका, लेट हो गया। हुआ कुछ यूं के बाद में पता चला कि वो जहाज क्रैश हो गया था। तो पहले वो दुख हो रहा था उसे कि मैं जहाज नहीं पकड़ सका, मैं लेट हो गया, जहाज उड़ गया, उसे दुख हो रहा था। लेकिन जब उसे पता चला कि वो जहाज आगे जाके क्रैश हो गया, तो अब वो खुश हो गया कि ये तो मेरे लिए ब्लेसिंग बन गया कि मैं उस जहाज को नहीं पकड़ सका। सो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आपको उम्मीद है याद रहेगा। उसके बाद हम अगला एमसीक्यू देखते हैं, बीट अराउंड आर अबाउट द बुश। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है अवॉइड टॉकिंग अबाउट मेन पॉइंट्स, कि असल बात से हट के बात करना, असल बात को अवॉइड करना, जो असल पॉइंट है उससे दरगुजर करना। इधर उधर की हांकना उर्दू में से बोलते हैं, बात को गोल मोल करके पेश करना, डायरेक्टली बात ना करना, एग्जैक्टली बात ना करना। अब इसका ओरिजिन क्या है? पुराने जमाने में परिंदों का शिकार किया जाता था। कुछ जो रईस लोग होते थे वो कुछ लोगों को हायर भी कर लेते थे जो शिकार करने में उनकी मदद करते थे। अमूमन आपने जो परिंदों का शिकार करते हैं उनको पता है कि अगर वो जब परिंदे को पकड़ने लगे तो परिंदा बाज़ औक़ात कहीं झाड़ियों में जाकर घुस के बैठ जाता है, छुप जाता है। अब उसको झाड़ियों से निकालने के लिए वो डायरेक्ट जाकर झाड़ियों को बीट नहीं करते थे, यानी उन झाड़ियों के अंदर से परिंदे को निकालने के लिए झाड़ियों को बीट नहीं करते, बल्कि झाड़ियों के इर्द गिर्द बीट करते थे। क्यों? इसलिए कि अगर डायरेक्ट झाड़ियों को बीट करेंगे तो नुकसान का खतरा था। मे भी वहां पे शायद की मक्खियों का छत्ता हो, तो वो तो उनके लिए बड़ा नुकसान होगा। मे भी वहां पर कोई सांप हो, इस तरह का कोई खदशा हो, तो इसलिए वो डायरेक्ट जाकर झाड़ियों को बीट नहीं करते थे, बल्कि झाड़ियों के इर्द गिर्द बीट करते थे कि वो परिंदा जो छुपा हुआ है वो आवाज को सुन के झाड़ियों से बाहर निकलने की कोशिश करेगा और हम उसको पकड़ लेंगे। तो इसलिए कहते हैं कि डायरेक्ट वो झाड़ियों को नहीं बीट करते थे, बल्कि इर्द गिर्द उसके अराउंड बीट करते थे। तो वहां से फिर ये मुहावरा बन गया, ये इडियम बन गया कि डायरेक्ट बात ना करना बल्कि घुमा फिरा के उसके इर्द गिर्द बात को रखना। इसको कहा जाने लगा बीट अराउंड और अबाउट द बुश। सो जिसका जुमला यूं बनता है कि स्टॉप बीटिंग अबाउट द बुश एंड कम टू द मेन पॉइंट, कि इधर उधर की मत हांको, असल बात पर आओ। इसी तरीके से आप यूं भी कह सकते हैं, क्विट बीटिंग अबाउट द बुश एंड टेल मी व्हाट यू रियली वांट। इधर उधर की बातें ना करें, मुझे सीधा बताएं कि आप क्या चाहते हैं। क्लियर मेरे बेटे? तो ये उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से याद रहेगा। ब्लू ब्लड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ब्लू ब्लड का मतलब होता है आला नस्ब वाला, ऊंची शान वाला, जिनका घराना, जिनकी फैमिली बहुत आला हो, यानी अ मेंबर ऑफ एन अपर क्लास फैमिली, अरिस्टोक्रेटिक एंसेस्ट्री। अब इसका मतलब क्या है? ये भी पुरानी एक स्पेनिश इडियम है, स्पेन के अंदर ये इस्तेमाल होता था। स्पेन के अब जो नेटिव लोग थे ना, वो गोरे थे, लेकिन वहां पर जो बाहर से लोग आए हुए थे वो डार्क स्किन थे, उनकी स्किन डार्क थी। तो वो जो नेटिव लोग थे ना, वो अपने आप को आला समझते थे। क्यों? अब चूंकि वो गोरे थे और उनकी वेन के अंदर जब ब्लड फ्लो करता था ना, तो वो नजर आता था, वो ब्लू ब्लड नजर आता था उनकी वेन के अंदर, और वो अपने आप को आला समझते थे। यानी डार्क पीपल की निस्बत वो अपने आप को आला समझते थे, और उनकी रगों में जो ब्लड दौड़ता हुआ ब्लू नजर आता था, तो वो कहने लगे ब्लू ब्लड। वहां से फिर ये इडियम बनना शुरू हो गया। जो आला नस्ब के है ना, जो अपने आप को बरतर समझते हैं, अपर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके लिए ये इडियम ब्लू ब्लड इस्तेमाल होना शुरू हो गया। क्लियर? तो इसका जुमला कैसे बनाएंगे? द न्यू स्टूडेंट इज वेरी एरोगेंट बट हिज ब्लड इज ब्लू बिकॉज हिज ब्लड इज ब्लू। वो बड़ा मुतकब्बर है, गुरूर करता है, क्योंकि वो अपर क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। क्लियर? याद रहेगा। या हम यूं भी कह सकते हैं, ब्लू ब्लड कुड नेवर अंडरस्टैंड द पेन ऑफ बीइंग होमलेस
जो एक अपर क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, वो एक बेघरों का दुख कहां समझ सकता है? क्लियर मेरे बेटे? उम्मीद है कि आपको ये इडियम्स याद रहेंगे। इंशाल्लाह इन इडियम्स को आप अच्छे तरीके से याद करें। नेक्स्ट इडियम के साथ अगली वीडियो में हाजिर होते हैं। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासर हो। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।